नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एम्स 2021 के जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस थे उसको। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस पढ़ लिया था, उससे अब इसमें हम 21 से 40 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें क्या, अंडर विच टाइप्स ऑफ बजट आर द वेजेस एंड सैलरीज पेड टू द रेगुलर इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयज़ इंक्लूडेड। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, तो उनके वेजेस और सैलरीज को पेड करते हैं जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को। तो इन जो दिए हुए हैं नीचे चार हैं, इनमें से कौन सा हो सकता है। तो पहला दिया है क्या, कैपिटल बजट। बी नंबर दिया है फिक्स्ड बजट। सी दिया है मैन पावर बजट। और डी दिया है नन ऑफ दिस। अभी हम इसमें देख क्या रहे हैं कि किसके लिए दिया जा रहा है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए दिया जा रहा है। रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी को इसमें देखा जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम जो एम्प्लॉयज़ उनको दिया जा रहा है, तो इसमें कैपिटल भी नहीं है और फिक्स्ड भी नहीं है। ये किसको दिया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जा रहा है जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। तो वो आएगा किसमें, सी नंबर। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, यानी कि मैन पावर बजट ये आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, मैन पावर बजट। सेकेंड 22 है, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिश desirable standards of nursing care and then providing care to meet those standards is called as। अब इसमें क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जो establishing desirable standard for nursing care के लिए एक डिज़ायरेबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो पेशेंट की ज़रूरतों को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। वो स्टैंडर्ड्स इन फॉलोइंग चार में से कौन से हैं। तो पहला नंबर है इम्प्लीमेंटेशन, बी नंबर है लर्निंग, सी नंबर है क्वालिटी एश्योरेंस, डी नंबर है रीइंफोर्समेंट। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं हम कि किसी भी पेशेंट की जो भी ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल करना या उसके लिए केयर प्रोवाइड करने वाला जो स्टैंडर्ड है उसमें से क्या होगा, क्वालिटी एश्योरेंस। इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं, क्योंकि जब पेशेंट को हम केयर प्रोवाइड करेंगे तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस बताती है कि उसका क्वालिटी क्या है, पेशेंट कितना ठीक हुआ है। सपोज दैट कि अगर पेशेंट आया है तो बीमार है, बीमार होने से लेकर के जितना भी उसके में सुधार होता है वो उसकी क्वालिटी एश्योरेंस कहलाती है। अदरवाइज़ पेशेंट बीमार था और बीमार हो गया, उसको इन्फेक्शन हो गया और उसमें थोड़ा सा भी रिकवरी नहीं हुआ, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है केयर की। तो किस में आएगा, क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। 23 देखते हैं, इज़ एन एग्रीमेंट by a client to accept a course of treatment or procedure after being provided complete information। किसी भी पेशेंट को उसके ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो भी सर्जरीज हैं, यानी कि उसके ट्रीटमेंट का जो भी कंप्लीट ड्यूरेशन है उसके बारे में, चाहे ट्रीटमेंट हो, प्रोसीजर्स हो, टेस्ट्स हो, कुछ भी हो, उसके बारे में क्या करना है, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना क्या कहलाता है, उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं। तो इसमें दिया है एथिक्स पहला है, बी नंबर है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सी नंबर है रिस्पॉन्सिबिलिटी और डी नंबर है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इनमें से क्या होगा, हम पेशेंट को क्या करते हैं, सबसे पहला जो भी उसको केयर देते हैं हम उसको क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि आपकी सर्जरी से हैं, आपके लक्षण हैं, सारी चीज़ें। और जो भी उसके ट्रीटमेंट के बारे में, प्रोसीजर के बारे में बताते हैं उसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। ये तीनों आपको क्लियर हुए होंगे। अब आगे देखते हैं हम 24 में है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग गुड और सर्विसेज टिपिकली फॉर द बिजनेस पर्पज़। यानी कि इनमें से कौन से गुड और सर्विसेज हैं जो कि क्या करते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला है डिमांड एस्टिमेशन, बी है लेडर, सी है प्रोक्योरमेंट और डी है VED एनालिसिस, वेड एनालिसिस। अब इनमें से क्या है, प्रोक्योरमेंट ये बिजनेस पर्पस के लिए गुड और सर्विसेज दोनों है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं 25 विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज करेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर ऑल डिसीजन एंड लिटिल इनपुट फ्रॉम ग्रुप मेंबर। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। इसमें से पहला है ऑटोक्रेटिक, बी नंबर है डेमोक्रेटिक, सी नंबर है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और डी नंबर है पैसिव अवॉइडेंट लीडरशिप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, यानी कि ए नंबर। 26 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज टर्म्ड
द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग दैट रिस्ट्रिक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ऐसे कौन से जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो कि क्या करता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसइंटरप्रिटेशन होता है मीनिंग का, जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनाता। तो उसमें हम देखते हैं कौन से बैरियर हो सकते हैं। पहला है इन्वायरमेंटल बैरियर, बी है मैकेनिकल बैरियर, सी है पर्सनल बैरियर और डी है सिमेंटिक बैरियर। तो इनमें से डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है सिमेंटिक बैरियर, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसइंटरप्रिटेशन करता है किसी भी मीनिंग को। 27 देखते हैं, इन विच अमंग द फॉलोइंग डज एन एम्प्लॉयज मेंटेन डिसिप्लिन विलिंगली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ अपने मर्जी से क्या कर रहा हो, वहाँ के रूल और रेगुलेशंस डिसिप्लिन को क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो। विलिंगली का मतलब होता है अपनी इच्छा से। तो यहाँ पर ए नंबर है एब्यूजिंग, ए नंबर का जो है वो है एब्यूजिंग का मतलब होता है गाली देना या गलत शब्दों का उपयोग करना। बी नंबर है निगेटिव डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि ऐसा बिहेवियर जो किसी भी अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने ग्रुप मेंबर को, स्टाफ मेंबर को पसंद नहीं आए, कुछ अभद्र बोल सकते हैं, अभद्र बिहेवियर। सी नंबर है पॉजिटिव डिसिप्लिन और डी है सरकम्स। तो पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या कब होता है, जब व्यक्ति अपनी मर्जी से कर रहा हो और जो लोगों को पसंद आ रहा हो। ए होगा इसका करेक्ट आंसर सी नंबर। पॉजिटिव डिसिप्लिन जो है वो दर्शाता है किसी भी एम्प्लॉयज़ का पॉजिटिव डिसिप्लिन जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता हो। 28 नंबर है, अमंग द फॉलोइंग विच supervision of nursing student is done by the qualified nurse to enable in development of professional skills। एक स्टूडेंट नर्स के सुपरविजन के लिए क्वालिफाइड नर्स होती है जो क्या कर रही है, स्टूडेंट के प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए। तो उसको स्टूडेंट नर्स को सुपरवाइज करेगी कौन, क्वालिफाइड नर्स। तो इसमें से कौन से स्किल्स हैं जो इसके प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करेगी। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन, क्लिनिकल सुपरविजन, डेमोक्रेटिक सुपरविजन और सपोर्टिव सुपरविजन। इसमें हम एलिमिनेशन पैटर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या है, नर्सिंग स्टूडेंट को कौन ऑब्जर्व कर रही है, सुपरवाइज कर रही है क्वालिफाइड नर्स। तो क्वालिफाइड नर्स कहाँ होएगी, हमारे क्लिनिकल एरिया में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन कहाँ पर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एरिया पे होगा। तो ए नंबर इसका होगा नहीं, करेक्ट, गलत है। डेमोक्रेटिक, जहाँ पर डेमोस्ट्रेशन देखे जा सकते हैं, ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी हो सकता है, क्लिनिकल या हॉस्पिटल लेवल पे नहीं होएगा। सपोर्टिव सुपरविज़न की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो सुपरविज़न के लिए है क्वालिफाइड नर्स, वो कहाँ, क्लिनिकल सुपरविज़न करेगी। इसका करेक्ट आंसर बी होता है। फिर हम देखते हैं आगे 29, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म मीन्स एक्शन और प्रैक्टिस। एक्शन और प्रैक्टिस के लिए कौन से टर्म यूज़ होते हैं जिसका मतलब है। तो ए नंबर है आइडियलिज्म, बी नंबर नेचुरलिज्म, सी है प्रैग्मेटिज्म, डी है रियलिज्म। इसका करेक्ट आंसर है प्रैग्मेटिज्म, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच करिकुलम कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ प्लान डे बाय डे एंड वीक बाय a particular teacher for particular group of student। एक टीचर के लिए किया जा रहा है, एक टीचर पर्टिकुलर टीचर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के ग्रुप को कर रहा है। मतलब करिकुलम कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट मैटर या हम बोल सकते हैं टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो डे बाय डे और वीक बाय वीक की जा रही है किसी पर्टिकुलर टीचर के द्वारा किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के ग्रुप के लिए। तो ये कहाँ पर होगा हमारा, इसको एक क्या होगा, एक टीचर के द्वारा क्या हो सकता है, कल्चरल करिकुलम नहीं, यहाँ पर लर्निंग एक्टिविटी दी है। लर्निंग एक्टिविटी में कल्चरल एक्टिविटीज़, कल्चरल करिकुलम इंक्लूड नहीं होता है, इंस्टीट्यूशनल करिकुलम नहीं इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये कहाँ पर, ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है, वो आते हैं इंस्ट्रक्शनल करिकुलम के अंदर।
तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अब देखते हैं हम 31 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लान of action that include working philosophy of the teacher, information and understanding of pupils and ability to use effective method of education। एक टीचर के द्वारा इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड या एजुकेशन मेथड कौन सा हो सकता है? इसमें दिया है पहला इवैल्यूएशन मेथड, दूसरा है यूनिट प्लान, सी है लेसन प्लान, डी है नन ऑफ दिस। इन चारों में से टीचर के द्वारा इफ़ेक्टिव एजुकेशन मेथड क्या हो सकता है? लेसन प्लान। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम 32। अ ब्लैक बोर्ड और चॉक बोर्ड फॉल्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एड्स। यानी कि चॉक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड जो है वो कौन से एड्स के अंदर आता है? तो पहला एक्टिविटी एड्स, बी नंबर है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, सी है ऑडियो एड्स और डी है प्रोजेक्टेड एड। एक्टिविटी एड का मतलब होता है जिसमें स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी करके दिखा रहा है। वो किस में आ सकता है? रोल प्ले आते हैं एक्टिविटी एड्स के अंदर। सी नंबर है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स का मतलब होता है जिसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं। इसमें आ सकता है कैसेट आ सकते हैं, वीडियोस आ सकते हैं। फिर है प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड का मतलब है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी प्रोजेक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे OHP हो सकता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो सकते हैं। तो इसमें बचता क्या है? नॉन प्रोजेक्टेड मेथड। तो ब्लैक बोर्ड और चॉक बोर्ड क्या है? नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है। 33 में देखते हैं हम क्या, अमंग द फॉलोइंग विच टूल्स इज यूज टू असेस द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का क्लिनिकल परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए हम किस तरीके से असेस कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं? पहला इसमें दिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरा है क्लिनिकल इवैल्यूएशन, चौथा है प्री टेस्ट। इन चारों में से क्या हो सकता है? क्या अब स्टूडेंट का क्लिनिकल परफॉर्मेंस हम कहाँ इवैल्यूएट करेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन तो हम उनके कॉलेज में भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी। प्री टेस्ट, इसमें टेस्ट प्री और पोस्ट टेस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं ये कहाँ पर देखा जाएगा, क्लिनिकल इवैल्यूएशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम 34। विच अमंग द फॉलोइंग इज फेस टू फेस क्वेश्चन आंसर एक्टिविटीज़ बिटवीन द एग्जामिनर एंड एग्जामिनी। यानी कि एग्जामिनर और एग्जामिनी के बीच में, यानी कि एग्जामिनी और एग्जामिनर क्या हो गया, जो एग्ज़ाम लेता है, और एग्जामिनी मतलब स्टूडेंट। तो ये एग्जामिनर समझ लीजिए कि ये एग्जामिनर है और ये एग्जामिनी है। इनका फेस टू फेस क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है आपस में। जैसा आप समझ सकते हैं वाइवा है। वाइवा क्या होता है, हमारा फेस टू फेस होता है। एग्जामिनर हमारे सामने बैठती है और हम आंसर देते हैं। रिटन टेस्ट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फेस टू फेस बैठें या फेस टू फेस हम आंसर दें। शॉर्ट नोट्स के लिए हम कहीं पर भी उसको नोट्स में लिख सकते हैं, वहाँ पर हमें नोट्स की ज़रूरत है, फेस टू फेस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ओरल एग्जामिनेशन और नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस में इसमें क्वेश्चन है। ओरल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, हम फेस टू फेस बैठते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम 35। 35 में क्या देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केल्ड डाउन टीचिंग encounter where a teacher teach a small unit of group of student for a small period of time। इसमें क्या देखा जा रहा है कि एक स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर, एक जिसमें टीचर क्या कर रहा है, एक स्मॉल यूनिट को, एक छोटे से यूनिट को, छोटे से स्टूडेंटों के छोटे से ग्रुप को एक कम पीरियड में क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। कम पीरियड का मतलब क्या हो सकता है, अब इसमें एक टीचर है, आप समझ सकते हैं एक टीचर है जो कि एक यूनिट को, एक छोटी सी यूनिट को स्टूडेंटों के छोटे से ग्रुप को एक कम समय में, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, यानी तो कह सकते हैं हम 5 से 10 मिनट। तो इस तरीके से समझने का प्रयास करें आप कि एक टीचर हुआ, एक यूनिट को, स्टूडेंट के छोटे से ग्रुप को
कम समय में पढ़ाना, डील करना। तो इन चारों में से कौन सा हो सकता है? तो पहला दिया है माइक्रो टीचिंग, दूसरा है सेमिनार, सी नंबर है प्लानिंग टीचिंग और डी नंबर है नन ऑफ दिस। प्लान टीचिंग में क्या है, इसमें हम कई सारे लोग को पढ़ा सकते हैं। सेमिनार आप देखे होंगे बहुत सारे, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट लेवल पे किया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। प्लान टीचिंग में भी नन ऑफ दिस का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है। अब बचता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो यानी कि छोटा। तो अब आप छोटा ग्रुप माइक्रो, तो इसमें क्या है 5 से 10 लोग हो सकते हैं और इसमें टाइम ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट का ही होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रो टीचिंग। 36 देखते हैं। इन विच अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग द काउंसलर इज एक्टिव एंड डायरेक्ट द इंडिविजुअल इज मेकिंग डिसीजन एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एक काउंसलर है जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को काउंसलिंग कर रहा है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या तो फाइंड आउट कर रहा है उसके प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो वो कौन सा अप्रोचेस होगा? इसमें दिया ऑप्शन में डायरेक्ट काउंसलिंग, बी है इलेक्टिव काउंसलिंग, सी है ग्रुप काउंसलिंग और डी है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब इसमें से एक एक को मैं समझाना चाहूँगी। डायरेक्टिव का मतलब होता है एक काउंसलर है, इसके सामने बैठा है एक व्यक्ति जिसको उसको क्या करना है, काउंसलिंग करना है। ये हो गया डायरेक्ट। दूसरा नंबर इलेक्टिव, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें उसको क्या किया जा रहा है, उसमें से किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को चूज़ करके, जैसे कि हमारे पास कई सारे पेशेंट हैं तो उसमें से हम उनकी सीवियरिटी के अनुसार क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं पेशेंट को। वैसे ही उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। ग्रुप काउंसलिंग में क्या होता है, ये जो ग्रुप है उनको एक साथ ही क्या करना, काउंसलिंग करना। नॉन डायरेक्टिव का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है जिसको डायरेक्ट काउंसलिंग किया जा रहा है, लेकिन उसको किसी नॉन डायरेक्टिव मेथड से, किसी थर्ड पार्ट का यूज़ करके, वो व्यक्ति हो सकता है या कोई मेथड हो सकता है, माध्यम जिसके द्वारा उसको क्या किया जाएगा, काउंसलिंग किया जाएगा, उसको नॉन डायरेक्टिव कहते हैं। तो डायरेक्टिव का मतलब समझ रहे हैं कि आमने सामने पेशेंट है, उसको काउंसलिंग किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायरेक्ट काउंसलिंग। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम 37 में देखते हैं, इज़ अ प्रोसेस इन विच clinical teacher and a group of students visit a patient at the bedside of observation and learning। एक क्लिनिकल टीचर क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को विजिट कर रही है एक पेशेंट को, और वो कहाँ, बेड साइड, किसके लिए, ऑब्जर्वेशन और लर्निंग के लिए। हम किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे सपोज दैट अस्थमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अस्थमा को हम कब समझा पाएंगे, जब हमारे पास क्या होगा, कोई पेशेंट रहेगा। तो पेशेंट क्या होगा, हम पेशेंट को अपने कॉलेज नहीं ला सकते, अपने इंस्टीट्यूशन पे नहीं ला सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम स्टूडेंटों को पेशेंट के पास ही ले जाएंगे। और कहाँ पर, बेड साइड में। तो बेड साइड में ले जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम बेड साइड में ले जाएंगे तो कॉन्फ्रेंस कहेंगे क्या, नहीं, वर्कशॉप नहीं, सिम्पोजियम नहीं, ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल पे किए जाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बेड साइड क्लिनिक, जो कि कहाँ, क्लिनिकल सेटिंग में किया जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं 38 में क्या है, विच गाइडेंस प्रोवाइड असिस्टेंट टू परफॉर्म which guidance provides assistance to student to perform satisfactorily in their academic work and choose appropriate course of study। कौन सा ऐसा गाइडेंस असिस्टेंट है जो स्टूडेंट को सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म करता है उसके एकेडमिक वर्क में, और चूज़ करने के लिए कि वो अपनी कोई सी भी कोर्स ऑफ स्टडी को एप्रोप्रिएट चूज़ कर सकता है। तो इसमें देखते हैं हम, पहला है एजुकेशनल गाइडेंस, बी नंबर है हेल्थ गाइडेंस, सी है सोशल गाइडेंस और डी है नन ऑफ दिस। अब स्टूडेंट इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट के लिए क्या होगा, एजुकेशनल होगा। हेल्थ गाइडेंस तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हम कोर्स ऑफ स्टडी देख रहे हैं, एकेडमिक वर्क देख रहे हैं,
और यहाँ स्टूडेंट और एकेडमिक दोनों कहाँ आएगा, एजुकेशनल गाइडेंस के अंदर। इसमें से हेल्थ गाइडेंस कैंसिल है, सोशल गाइडेंस कैंसिल, नन ऑफ दिस कैंसिल। इसका करेक्ट आंसर बस बचता है कौन सा, एजुकेशनल गाइडेंस। 39 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिटन टेस्ट इज रिक्वायर्ड द एग्जामिनर टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द सिमिलर अल्टरनेटिव्स। यानी कि एग्जामिनर जो एग्जामिनी है उसके लिए कौन से ऐसे करेक्ट आंसर हम अल्टरनेटिव में से सेलेक्ट करते हैं। पहला दिया है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, जो हमारे हेल्थ टेस्ट या हेल्थ चेकअप होते हैं, जिसमें हमारे क्या रहते हैं, बहुत सारे टेस्ट हुए रहते हैं जो कि हमारे लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसमें से कोई एक पर्टिकुलर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता, तो इसमें अल्टरनेटिव्स भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक है। अब दूसरा आता है एसे टेस्ट। एसे टेस्ट का मतलब है लंबे, एक आप नोटबुक समझ सकते हैं, बुक समझ सकते हैं, जिसमें ऐसे जब क्या है, पूरा एक पैरा है तो उसमें किसी पर्टिकुलर एक की बात कर ही नहीं सकते हम कि एक को सेलेक्ट कर सकते हैं करेक्ट आंसर को। लॉन्ग ऐसे टेस्ट है, लॉन्ग ऐसे टेस्ट क्या होते हैं, 300-400 शब्दों में होते हैं। जब 300-400 शब्दों में हैं इस तरीके से भरे हुए हैं तो उसमें क्या किसी एक को हम सेलेक्ट कर पाएंगे, इसमें पॉसिबल नहीं है। तो हम सेलेक्ट कौन से में करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमारे पास जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर को, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एक पेपर है जिसमें क्या है, 4 हमारे पास ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से क्या करते हैं, ये 4 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, अल्टरनेटिव्स हो गए। इस अल्टरनेटिव में से हमको एक को सेलेक्ट करना है। अब एक को सेलेक्ट किया किसके, इन चारों अल्टरनेटिव में से, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ये क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं हम 14 नंबर। 14 में क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज बेस्ड ऑन लर्निंग फिजिकल स्किल्स। इनमें से कौन से डोमेन्स हैं जो लर्निंग फिजिकल स्किल्स के लिए स्किल्स पे बेस्ड है। पहला है अफेक्टिव डोमेन, दूसरा है कॉग्निटिव डोमेन, तीसरा है साइकोमोटर डोमेन और चौथा है सोशल डोमेन। तो इसका करेक्ट आंसर है साइकोमोटर डोमेन। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होता है। तो आपको अभी तक के जो भी 20 क्वेश्चंस बताए गए उसमें से आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं इसके बाकी के 20 to 60 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।